गुड मॉर्निंग बच्चों। हम भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने अवशेष, अभिलेख और मुद्राएं पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे स्मारक व भवन। स्मारक व भवन के द्वारा इतिहास की हमें कैसे जानकारी मिलती है, तो मैं बताता हूँ। इतिहास और भवन प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ बनते आ रहे हैं और उन इतिहास आज के ज़माने में जैसे हम देखते हैं कि यार ये मकान बहुत आलीशान है, इसका मतलब ये बहुत पैसे वाला है, इसकी झोंपड़ी है, इसका मतलब ये गरीब है। इसका मतलब भवनों से हमें किसी व्यक्ति की बिगड़ जाने हुए भी आर्थिक स्थिति का मालूम चलता है। कोई भवन कलात्मक है, कोई भवन साधारण है, कोई भवन बहुमंजिला है तो कोई भवन एक मंजिल का है, किसी भवन के ऊपर आरसीसी है, किसी भवन के ऊपर टीन है, किसी भवन के ऊपर छप्पर है तो किसी भवन के ऊपर लकड़ी की छत है। तो इनसे हमें तत्कालीन वास्तुकला की जानकारी मिलती है, साथ साथ व्यक्ति के रहन सहन की भी जानकारी मिलती है। जैसे जो इलाके जहाँ बाढ़ व भूकंप आते हैं वहाँ लकड़ी के भवन बनते हैं, जो इलाके जहाँ भूकंप तो आते हैं लेकिन मकान पत्थर के हैं तो उन्होंने ब्लॉक वाइज स्प्रिंग लगा के मकान बनाए हुए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आज से नहीं, हमारे प्राचीन काल से। तो भवन व स्मारक जिसमें हम आश्रय पाते हैं, तो ये जो सारी चीज़ों की जो भवन स्मारकों की खोज है, ये प्रारंभ पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक घाटी सभ्यता और चलते चलते आज तक आधुनिक भवन तक चली आ रही है ये कहानी। अब हम देखेंगे सबसे पहले जब मानव जंगलों में रहता था, सामूहिक रूप से शिकार के लिए निकलता था। जब कभी बरसात, जब वो पहाड़ के पास से निकला, जब कभी बरसात आ गई तो पहाड़ों की कंदराओं में छुप गया, पहाड़ों की गुफाओं में छुप गया, तो उसे एक आश्रय मिला। यहीं से भवन, स्मारक आदि का निर्माण प्रारंभ हुआ। ये जो कंदराएं हैं ये मानव के पहले आश्रय स्थल हैं। ये जो कंदराएं हैं ये मानव के पहले आश्रय स्थल हैं। उसके बाद मनुष्य ने क्या किया, बड़े बड़े पत्थरों को इकट्ठा किया, उनके ऊपर लकड़ी डालकर, घास फूस आदि रखकर झोंपड़ियों का निर्माण किया। और धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यता सुसंस्कृत होती गई, भवनों का निर्माण प्रारंभ हो गया। हम यहाँ पढ़ेंगे कि भवन और स्मारक कहते क्या है, कि कौन से भवन हमारे इतिहास के लिए उपयोगी हैं। तो उनकी एक परिभाषा दी गई है, वो परिभाषा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। पुरावशेष अधिनियम के द्वारा प्राचीन स्मारक व ढांचा जिसमें महल, भवन, हवेली, हवेलियां, गुफा, छतरियां आदि सम्मिलित है। ये तो एक हो गई साधारण सी परिभाषा कि कौन से भवन अवचेत अधिनियम के द्वारा प्राचीन स्मारक व ढांचा जिसमें महल, भवन, हवेलियां, गुफा, छतरियां आदि सम्मिलित हैं। कौन सी? जो कम से कम 100 साल पुरानी हो। इस परिभाषा को देखते ही आपके समझ में आ गया होगा कि हम पुरातत्व महत्व में कौन से भवन या कौन सी हवेलियों को लेते हैं जो कम से कम 100 साल पुरानी हो और पुरातन महत्व की हो। अब आप ये देखेंगे इसमें कि हमारे यहाँ 100 साल पुराने बहुत सारे महल, बहुत सारे भवन, बहुत सारे वो हैं, लेकिन हम सारे भवनों को, सबको तो इसमें टॉपिक में ले नहीं सकते। तो जो मुख्य मुख्य बातें हैं हम उनको उसमें शामिल करेंगे। तो हम सबसे पहले चालू करेंगे, अपन ने पूरा पाषाण काल की बात कर ली, अब हम चालू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से।
सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसके अंतर्गत हमें शहर देखने को मिले हैं। उन शहरों का दो भाग थे, पहला दुर्ग और दूसरा साधारण किला। दुर्ग विशेष व्यक्तियों के रहने के स्थान थे, साधारण किला में आम जनता निवास करती थी। अब हमें कई जगह ऐसे ऐसे स्मारक मिले हैं, जैसे हड़प्पा से हमें अन्नागार मिला है, मोहनजोदड़ो से हमें विशाल जलाशय मिला है, जिसको हम स्विमिंग पूल या तरणताल भी कह सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे चीजें मिली हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता 2500 साल पुरानी है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के जो भवन थे बहुत विशाल और भव्य थे, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि भवन 2-2 मंजिल 3-3 मंजिलों के थे। भवनों में सारी सुविधाएं थी आज के ज़माने की, तो इसका मतलब है सभ्यता बहुत ही अच्छी उन्नत रही होगी। लेकिन इस सभ्यता को कई बार विनाश हुआ, कई बार विकास हुआ। ऐसे कहते हैं मोहनजोदड़ो का विकास 7 बार हुआ, और आसपास के इलाकों के ईंट चोरों ने भी इन भवनों को नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण हम कुछ ही इमारतों के बारे में जान सकते हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे दक्षिण के बारे में। क्या उत्तर भारत में ही भवन निर्माण कला थी, या प्राचीन भारत में दक्षिण में नहीं मिली कोई भवन? बिल्कुल मिले हैं। दक्षिण के तो आपको चौंकाने वाले भवन मिले हैं, जिनको आप देखेंगे अभी। अरिकमेडु नामक स्थान पर एक रोमन बस्ती मिली है। अरिकमेडु जो दक्षिण में शायद एक बंदरगाह था, वहां पर एक पूरा का पूरा ऐसा ब्लॉक मिला है जिसकी जो वास्तुकला है रोमन भवनों के हिसाब से है। तो ये माना जाता है कि ये रोमन बस्ती थी, और हम ये कह सकते हैं कि रोमन लोग व्यापार के लिए भारत आते थे, और जब वो भारत आए तो कुछ रोमन व्यक्ति यहाँ पर बस गए। उन्होंने ही इस रोमन बस्ती की स्थापना की, और इसी बस्ती के आधार पर हमें रोमन वास्तुकला जानने का अवसर मिला। और हम कहते हैं कि प्राचीन भारत दक्षिण में अरिकमेडु नामक स्थान पर रोमन लोग रहते थे। वैदिक कालीन भवन। वैदिक कालीन जो सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। वहाँ पर झोंपड़ियाँ ये चीज़ें ज़्यादा थी, जो समय के साथ नष्ट हो गई। लेकिन वहाँ भी कभी कभी हमें बड़े बड़े भवनों के बारे में मालूम चलता है, जैसे सभागार, समिति, राजा के रहने के स्थान आदि। तो हम कह सकते हैं कि उस जमाने में भी मकान, भवन, स्मारक महल रहे होंगे, लेकिन उतने भव्य नहीं रहे होंगे जो कि बाद के काल में थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में द्वितीय नगरीकरण हुआ। क्या हुआ? दूसरा नगरीकरण कब हुआ? बुद्ध काल में। अगर बुद्ध काल में दूसरा नगरीकरण हुआ तो पहला नगरीकरण कब हुआ? पहला नगरीकरण था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। अब हम यहाँ पर हम बात करें, जो बुद्ध काल की बात करें, बुद्ध काल के बाद में आएगा मौर्य काल। मौर्यकालीन भवनों की जानकारी हमें तात्कालीन विदेशी यात्रियों व
राजदूतों के लेखों से मिलती है। ये कौन कौन से हैं मैं अभी बताऊंगा, जब तक आप इसको लिख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के महल का वर्णन मेगस्थनीज ने किया है। बाद के चीनी यात्रियों ने भी चंद्रगुप्त के महल के अवशेषों के बारे में लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के बारे में तत्कालीन यूनानी राजदूत जो सेल्यूकस का राजदूत था मेगस्थनीज, उसने एक बहुत बढ़िया वर्णन किया है। उसने पूरे के पूरे पाटली शहर का वर्णन किया है और उसने कहा है कि पाटली शहर उस समय संसार के सर्वाधिक खूबसूरत और सुव्यवस्थित शहरों में से एक था। चंद्रगुप्त का महल बहुत बड़ा था। राजा कभी भी एक रात किसी एक कमरे में सोता था, दूसरे दिन वह अपना कमरा बदल देता था। इसका मतलब है कि राजा का महल बहुत बड़ा रहा होगा, जिसके कारण वह 7 दिन अलग अलग कमरे में सोता था। उस समय ऐसा क्यों होता था? क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से उस समय क्या था कि राज्य की शक्ति का केंद्र राजा ही होता था, राज्य की शक्ति का प्रमुख राजा ही होता था। तो राजा अपनी जान अपने दुश्मनों से बचाने के लिए अलग अलग कमरों में सोता था। आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त ने नंद वंश का अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त के बहुत सारे दुश्मन थे। उन दुश्मनों से बचने के लिए चाणक्य की सलाह से वह इस प्रकार के कार्य करता था ताकि वह सुरक्षित रहे। गाँवों में अगली इमारत जो आती है उसको हम लिख सकते हैं गुफा। यहाँ हम मौर्यकालीन गुफाओं की बात करेंगे, गुप्तकालीन गुफाओं की बात करेंगे। तो मौर्य काल में अशोक ने 12 गुफाएं बनवाई। ये 12 गुफाएं कहाँ हैं? ये 12 की गुफाएं बिहार में हैं। बिहार में कहाँ है? जहानाबाद जिले में। गया से 24 किलोमीटर दूर। कुल कितनी गुफाएं हैं? 4 गुफाएं। किनको दी अशोक ने? आजीविकों को दी। आजीविक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? मक्खली घोषाल। ये कल ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। इन गुफाओं की बनावट कैसी है? 2 कमरे हैं, एक बड़ा हॉल,
और दूसरा छोटा कक्ष। कौन सी चट्टानों से बनी हुई है? ग्रेनाइट की चट्टानों से। इसका मतलब है ग्रेनाइट की चट्टानों को काटकर इन्हें बनाया गया है। गुफाएं, हमें जो मौर्यकालीन गुफाएं मिलती हैं वो अशोक के समय की मिलती हैं। कहाँ पर मिलती है? बारावर की गुफाएं मिलती हैं, नागार्जुनी पहाड़ों पर मिलती हैं। तो बारावर की जो गुफाएं हैं वो कहाँ हैं? बिहार में जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। ये गुफाएं अशोक ने किनको दी? ये गुफाएं अशोक ने आजीविकों को दी। आजीविक क्या है? आजीविक एक धार्मिक संप्रदाय है जिसकी स्थापना मक्खली घोषाल ने की। यह इस जो धार्मिक संप्रदाय है इसका सिद्धांत है नियतिवाद, कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह पूर्व निर्धारित और नियोजित है, आप उसमें कुछ भी फेरबदल नहीं कर सकते। कई लोगों का कहना है कि हम हमारे कर्मों के द्वारा हमारे भविष्य को बदल सकते हैं, लेकिन नियतिवादियों का कहना है कि जो जब जब आपको मिलना है सो तब तब आपको मिलेगा, चाहे आप इसके लिए प्रयास करें चाहे नहीं करें। तो जो लोग बाग इसके आलोचक हैं वो कहते हैं साहब हम जब प्रयास ही नहीं करेंगे तो वो चीज़ हमें कैसे मिलेगी? तो इसका जवाब आजीवक देते हैं कि जिस प्रकार सूर्य प्रारंभ होता है तो उसकी जो लालिमा, उसकी जो गर्मी होती है वह कम रहती है, दोपहर में आकर तेज हो जाती है, शाम को कम हो जाती है। उसी प्रकार जब जब आपको किसी चीज़ की प्रेरणा होगी आप स्वयं ही उसको उस उत्साह से करने लग जाओगे, और जब आप उस कर्म में लग जाओगे तो वो प्रेरणा कौन करेगा? भगवान करेगा। आप चाहो तो उसे नहीं कर सकते, वो चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। तो ये है। उसके बाद मैंने बताया ये किससे? ग्रेनाइट की चट्टानों को काटकर अशोक ने ये गुफाएं बनवाई। इन गुफाओं की वास्तुकला कैसी है? इनमें 2 कमरे हैं, एक बड़ा हॉल है और एक छोटा कक्ष है। जो बड़ा हॉल है इसका काम है सामूहिक प्रार्थना करना। सामूहिक प्रार्थना मतलब बहुत सारे आजीविक एक जगह बड़े कक्ष में आकर बैठ जाते थे और साधना करते थे। साधना किसी एक सीनियर यानी बुजुर्ग या अनुभवी आजीविक उनको सबको कराता था। छोटा कक्ष विशेष पूजा के लिए काम में लिया जाता था। उतार लो। दूसरी है नागार्जुनी गुफाएं। ये कहाँ है? ये भी बिहार में है। कहाँ है? वहीं जहानाबाद कस्बे में है या जहानाबाद जिले में है। वही गया से 24 किलोमीटर दूर है। इनकी स्थिति बारावर की गुफाओं के समीप ही है। इन्हें किसने बनवाया? मौर्य शासक या मौर्य सम्राट दशरथ ने। दशरथ कौन था? अशोक का पुत्र था। किनको दिया? जैन मुनियों को। इनमें भी 2 कक्ष थे, एक बड़ा व छोटा। अच्छा, संख्या तो बारावर की गुफाओं की संख्या
4 व नागार्जुनी गुफाओं की संख्या 3 है। लिखो। पहले हमने पढ़ी बाराबर की गुफाएं, अब हम पढ़ रहे हैं नागार्जुनी गुफाएं। किसने बनवाई? सम्राट दशरथ ने। कौन थे ये? एक मौर्य सम्राट थे, अशोक के पौत्र थे, अशोक के पोते थे। कहाँ पे है ये भी? बिहार में है। किस जगह है? जहानाबाद जिले में है। गया से कितनी दूर है? 24 किलोमीटर दूर है। इन की जो स्थिति है वो है बाराबर की गुफाओं के समीपी या नजदीकी। किनको दी गई? ये जैन मुनियों को। ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। पहले संस्थापक ऋषभदेव आदिनाथ है। 23वें जो मुख्य जो 3 ही पढ़े जाते हैं, 23वें है पार्श्वनाथ और 24वें है और वास्तविक है महावीर स्वामी। तो इन्हीं के अनुयायियों को ये नागार्जुनी गुफाएं दी गई, जो संख्या में 3 है और ये भी ग्रेनाइट चट्टान की बनी हुई है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मंदिर शैली। भारत एक विशाल देश है जो हिमालय के उत्तर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पूर्व में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ है। ये एक बहुत बड़ा देश है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के जो लोग हैं वो धार्मिक हैं और भारत ही एक संसार का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न संप्रदायों के लोग एक साथ रहते हैं, यानी विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि आज के समय में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो आज के समय में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई साथ रहते हैं। आप जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उस समय भारत में 64 संप्रदायों का जन्म हुआ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में धार्मिक सहनशीलता या सहिष्णुता प्रारंभ से ही रही है और जब लोगों में धार्मिकता रही है तो लोगों ने मंदिर बनवाए हैं। हमें सिंधु सभ्यता में कुछ मंदिरों के अवशेष टाइप मिले हैं, कुछ हवन कुंडों के अवशेष मिले हैं, लेकिन हम प्रामाणिक तौर पर ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर मंदिर थे या नहीं थे। वैदिक काल में देवी देवताओं की पूजा होती थी, यज्ञ हवन आदि होते थे, देवताओं की मूर्तियाँ खरीदी व बेची जाती थी। तो हम कह सकते हैं पढ़ने या अनुमान से या उस समय की लिखित सामग्री के आधार पर कि उस समय मंदिर रहे होंगे, लेकिन वो किस प्रकार के थे हमें नहीं मालूम। मौर्य काल में आते आते अशोक के समय में कुछ स्तूप बनाए गए जो बौद्ध थे और हमारे यहाँ मंदिर कला वास्तविकता रूप पाई गुप्त काल में। गुप्त काल में मंदिर बहुत सारे बनने लगे और हमारी जो ये मंदिर शैली है इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली है
नागर शैली। ये कहाँ है? यह उत्तर भारत की शैली है, इसे उत्तर भारतीय शैली कहते हैं। इस शैली के मंदिर हमें हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत के बीच में देखने को मिलते हैं। इस शैली के जो प्रमुख मंदिर हैं वो हैं, पहला कंदरिया महादेव, कहाँ पे? खजुराहो में। दूसरा है लिंगराज मंदिर उड़ीसा। सोमनाथ मंदिर गुजरात। अब आप ये देखेंगे कि जो नागर शैली है उत्तर भारतीय शैली के नाम से इसे जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि नागर शैली का जो प्रचलन था हमारे उत्तर भारत में था। तो उत्तर भारत में कहाँ तक था? हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत के बीच में। और इसके जो प्रमुख मंदिर हैं वो है कंदरिया महादेव, लिंगराज मंदिर उड़ीसा, सोमनाथ मंदिर गुजरात। इसके बाद हम दूसरी शैली पढ़ेंगे, वो है द्रविड़ शैली। ये है द्रविड़ शैली। इसे दक्षिण भारतीय मंदिर शैली भी कहते हैं। कहाँ थी ये? तमिलनाडु व उसके निकटवर्ती प्रदेशों में। इसके जो प्रमुख मंदिर हैं वो हैं बृहदेश्वर मंदिर, दूसरा मीनाक्षी मंदिर, तीसरा रामेश्वर मंदिर। तो आप देखेंगे द्रविड़ शैली दक्षिण भारतीय मंदिर शैली भी कहते हैं इसे, क्योंकि इसका जो विकास है कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में हुआ। और दक्षिण भारत में भी कहाँ? विशेषकर तमिलनाडु व उसके निकटवर्ती प्रदेशों में। तो इसमें जो मंदिर बने वो है बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर और रामेश्वर मंदिर। आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि नागर शैली के 3 मंदिरों के नाम बताएं, द्रविड़ शैली के 3 मंदिरों के नाम बताएं, तो आप इसे लिख लो।
तीसरी है बेसर शैली। इस शैली को नागर शैली व द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप माना जाता है। इसे पल्लव शैली भी कहा जाता है। पल्लव कालीन सभी मंदिर इस शैली के हैं, विशेषकर रथ मंदिर। रथ मंदिर इसका प्रसार दक्षिणा पर। तो आप देखेंगे बेसर शैली, इसका प्रसार कहाँ है? दक्षिणावर्त में। इस शैली को नागर शैली व द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप में माना जाता है। यानी कहने का मतलब है यह शैली नागर व द्रविड़ शैली दोनों के गुण लिए हुए मौजूद है। इसे एक तरीके से मिश्रित शैली कहते हैं। इस शैली का जो प्रयोग है सर्वाधिक पल्लव राजाओं के काल में हुआ, इसलिए इसे हम पल्लव शैली भी कहते हैं। और पल्लव कालीन जो मंदिर हैं अधिकांशतः इसी शैली के बने हुए हैं, और उनमें जो प्रमुख मंदिर है वो है रथ मंदिर। अब हम आगे पढ़ेंगे, क्या भारत के या भारतीय स्थापत्य के मंदिर हमें कहीं और दूसरी जगह भी देखने को मिलते हैं? जब तक आप इन्हें उतार लें। बच्चों, जावा, कंबोडिया, श्रीलंका, जापान, इंडोनेशिया आदि से मिले हिंदू व बौद्ध मंदिर जावा, कंबोडिया, श्रीलंका, जापान, इंडोनेशिया से मिले हिंदू व बौद्ध मंदिर इस बात को हमें बताते हैं कि हमारी और हमारी जो सभ्यता, हमारी जो संस्कृति, हमारे जो धर्म है उनका प्रसार इन देशों तक भी था। तो आज का टॉपिक हम यही खत्म करेंगे। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।